नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी यानी कि एडीपी को यूपी में लागू करने के लिए प्रस्ताव सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में आबादी के बिगड़ रहे संतुलन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राजेश्वर सिंह ने 1951 से लेकर 2011 तक लगभग 6 दशकों का जिक्र किया है। जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में आए अंतर पर सभी का ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रस्तावित नीति के तहत जिलों में उनकी प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट और शिक्षा के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन 3 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। उसमें उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की सीमा तय करने और नियमों का पालन न करने की स्थिति में ऐसा करने वालों को सरकारी फायदों से वंचित करने की सिफारिश की गई है। राजेश्वर सिंह ने यह स्पष्ट किया कि यह किसी खास समुदाय के विरुद्ध नहीं है, कुछ सोचा समझा नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की नींव के लिए संतुलित और स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित करने के लिए, ताकि संसाधनों का दोहन रोका जाए और प्रदेश की आधी आबादी की स्थिति में सुधार आ सके। लेकिन ट्विस्ट कहां है? इस मुद्दे को देखने के लिए जितने जोड़ा निगाहें उतने ही चश्मे। समाजवादी पार्टी ने तो खुलकर अपने भाव जाहिर किए कि ये एडीपी कोई नीति नहीं बल्कि विशेष समुदाय के लिए मौजूदा सरकार की नीयत में खोट का सबूत है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि ये 25 की पिच पर 27 के लिए फील्डिंग है। पर अभी गेंद सीएम योगी आदित्यनाथ के कोर्ट में है। तो आज चर्चा अलग अलग चश्मे से देखे जा रहे इन्हीं पहलुओं पर, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से जातीय आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग करती रही है और समाजवादी पार्टी के लगातार संघर्षों के कारण जातीय आधार पर जनगणना का स्वीकार हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो और जो जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना सही है या नहीं, इसी पर यह पूरी चर्चा है कि आखिरकार आबादी को लेकर घमासान की स्थिति क्यों बनी हुई है। प्रदेश में सभी मौजूद हैं, सभी का विकास होना चाहिए और विकास सर्वांगीण होना चाहिए। चलिए, इस चर्चा को खास और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, और रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ में मौलाना नाजिम अशरफी जी भी जुड़ेंगे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ में शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा से, हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। शुरुआत अमरदीप जी आपके साथ में करना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी लगातार निशाना साध रही है और कह रही है कि 25 की पिच पर 27 के लिए बुआई चल रही है। देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी को ये बात पता होना चाहिए, आर्टिकल 47 जो है के तहत किसी भी स्टेट को यह पूर्णतः अधिकार मिलता है संवैधानिक कि वह जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेके कोई भी नीति बना सकता है। और आज ये जो एडीपी की बात आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही समाजवादी पार्टी कह रही थी कि जनसंख्या जो है जनगणना करवाइए। जब आपको जनगणना से ऐतराज नहीं है, जब आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो एडीपी से ऐतराज कैसे हो रहा है? एडीपी से ऐतराज इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठा रही है। भाई अगर आप देख लीजिए, ज्योग्राफी वाइज क्यों नीति नहीं बननी चाहिए? आप भी तो वही कह रहे हैं। अगर जनगणना होगा, जनगणना के आधार पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए।
तो अगर उसको उसी के हिसाब से उसकी जो है अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि एडीपी से किसी को भी तकलीफ होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से एक जो है मुस्लिम चश्मे से देखने का कार्य निरंतर करती है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जाए, कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन मैं आपको पूजा जी बड़ी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वह इस बात को समझना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी आज निर्णय ले रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके जो है समानांतर विकास की बात हो रही है, सबके बराबर अधिकार की बात हो रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार से धर्म और जाति देख के धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जा रही है। समानता बरकरार होना चाहिए, बैलेंसिंग राजनीति की जा रही है। और जो भी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एडीपी का फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए समानता होना चाहिए और सबको बराबर का हकदार मिलना चाहिए। जी रविंद्र जी क्या कहेंगे? बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है, आपको एडीपी से प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी है? पूजा जी, जो बदनाम उसको क्या बदनाम किया जाएगा। अब आते हैं राजेश्वर सिंह जी पे। वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनका परिवार ही बहुत पढ़ा लिखा है। वो इस प्रकार की जो मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले मानसिक गुलाम होना बहुत जरूरी है। यह स्पष्ट हो गया है। वो आईपीएस रहे हैं, उनकी श्रीमती जी आईपीएस हैं, तो उनको मालूम है कि जो जनगणना है वो अनुच्छेद 246 में आता है। और अनुच्छेद 246 कहता है जनगणना एक संघीय विषय है और इसका संचालन संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक विधायक की हैसियत हो गई कि संविधान का अनदेखा कर देगा। और फिर किस सरकार से मांग कर रहे हैं, जो सरकार इतनी अयोग्य है कि जनगणना नहीं करा पाई 2021 से। अब आते हैं उस उन्मादी राजनीति के तहत जिसके तहत उन्होंने कहा है कोई जनगणना ही नहीं हुई। एक भारत सरकार की एक एजेंसी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा कि मुस्लिम की जो जन्म दर है 4.4 से घट के 2.4 हो गई, मतलब आधी हो गई है। अभी भी डरवाएंगे। 10 साल से इनका शासन है, एकदम नाजी तर्ज पे चल रहे हैं, अभी भी हिंदुओं को डरवाएंगे। जबकि मुस्लिम जन्म दर घट के आधा हो गई है। और अगर इसी चीज को अंतरराष्ट्रीय मंच पे उठा दिया जाए तब क्या होगा? सुन लीजिए, वो भी मॉरिशस की पॉपुलेशन 50% हिंदू हो गए हैं, फिजी की पॉपुलेशन 28% हिंदू हो गए हैं, गायना की पॉपुलेशन 25% हिंदू हो गए हैं, सूरीनाम की पॉपुलेशन 22%, कुवैत में 12%, अमीरात में 14%, कतर में 15%। वहां भी डेमोग्राफी चेंज की बात उठवा दिया जाए क्या? क्या बेवकूफी की बात करते हैं? बात दूसरे की होती ना, बात दूसरे की होती तो मान लिया जाता। बात राजेश्वर सिंह ने किया, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सीबीआई में काम कर चुका है। इस प्रकार की उन्मादी बात करेगा, संविधान विरोधी बात करेगा, अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध जाके बात करेगा। तो उनको अब लग रहा है कि अब नौकरी छोड़ दिया, मंत्री पद चाहिए। तो ये मेरे जहन में एक सवाल आता है रविंद्र जी कि यहाँ पर किसी समुदाय के लिए कहा नहीं गया। एडीपी की जो बात हो रही है वहां पर ये हो रहा है जिक्र कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा हैं उसे सरकारी योजनाओं से, सरकारी नौकरियों से महरूम किया जाए। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये इसलिए है कि देखिए लिमिटेड जो है अवसर हैं, लिमिटेड संसाधन हैं देश के अंदर। देश की जमीन लिमिटेड है, हवा लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, तो हम उस लेवल पर सुविधा अपने नागरिकों को कैसे मुहैया कराएंगे? सबसे पहले पूजा जी, ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकती हैं। ये केंद्र सरकार का विषय है, बैठ के लोग लोकसभा में डिस्कशन कर लेंगे। अब रही बात जनसंख्या घटाने की, तो मोहन भागवत ही तो कहते हैं, एक बार कहते हैं 6 बच्चे पैदा करे हर हिंदू, एक बार कहते हैं 3 बच्चे पैदा करे हिंदू। तो माफी मांग ले राष्ट्र से आके। मोहन भागवत राष्ट्र से माफी मांगे कि मैंने गलत कहा था।
क्या बेकार की बात है, कुछ भी बोल देंगे। एक विधायक कह देगा जो संविधान की सूची में, केंद्र सरकार की सूची में है, उसकी बात करेगा। और एक ऐसी संस्था जिसका कुछ पता नहीं है, उसका मुखिया कहेगा 6 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हम क्षेत्रवार जनगणना करेंगे। अरे जनगणना करा लो, आयोग व्यक्ति, आयोग पार्टी, आयोग संस्थाएं, पहले जनगणना करा लीजिए, ये सब निपट लिया जाएगा बाद में। मौलाना नाजिम अशरफी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ में शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। नाजिम जी, आपका क्या पक्ष है? क्या आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है, या फिर अगर राजनीति से प्रेरित भी हो तो भी अगर इसको साइड रखा जाए तो लॉजिकल नजर आता है, थोड़ा सा लॉजिकल है? क्या लगता है आपको? देखिए पूजा जी, पहली बात तो सारे पैनलिस्ट जितने भी हैं उनको मेरा आदाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये राजनीतिक मामला तो कम होगा, या हो भी सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। आपको जैसा मालूम है मैं राजनीतिक मामलों पे कम ही जाना चाहता हूँ, खासतौर से किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहता। जो प्रवक्ता बैठे हैं वही रहे तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा भी अभी ये बता रहे थे रविंद्र जी, क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे पैमाने पे उसने तालीम हासिल की हो, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी मानसिकता रखेगा, ऐसी सोच रखेगा, तो बताइए कहां फिर इस मुल्क का भला होने वाला है? क्या मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कोई ना कोई खराबी है। मेरे ख्याल से उनको अपने दिमाग को चेक कराना चाहिए और किसी बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से उनको सलाह लेनी चाहिए अपने दिमाग मामले में। क्योंकि पढ़ा लिखा के बाद में ये कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ लिखने के बाद भी आदमी के दिमाग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह का कुछ ये विषय नजर आ रहा है मुझे। ये कौन सी बात हो गई बच्चे करने ना करने की? ये कोई आपातकाल का दौर तो है नहीं, जबरदस्ती इमरजेंसी का दौर तो लगा हुआ नहीं है। कौन कितने बच्चे करेगा नहीं करेगा, संविधान में कोई इसकी पुष्टि नहीं है कितने बच्चे करने नहीं करने। अरे भाई, तुम्हें किसने मना किया बच्चे पैदा करने? आप भी करो ना बच्चे पैदा, या फिर सारे लोगों पे एक तरह से हम कुछ लगाइए। जो आपका संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो आप उसको नहीं मानेंगे? उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो उसमें ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। मेरे ख्याल से ये विषय ही बहस का नहीं है। और मुझे बहुत ज्यादा ये राजनीतिक भी नजर इसलिए नहीं आता कि इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। जैसे कि मोहन भागवत जी की बातें, वो कहते हैं 6 बच्चे पैदा करो, तो उनकी सोच ठीक है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जब 6 बच्चे पैदा होंगे तो उनको डिवाइड एंड रूल करके मुस्लिम हिंदू करा के उनको ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा वोट चाहिए। तो उस हिसाब से उनका आकलन तो ठीक है भाई, 6 बच्चे पैदा करो, ज्यादा वोट हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ तो मुसलमान लगा है कम पॉपुलेशन करने पे, लोग कह रहे हैं मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि, मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे डैडी नायब तहसीलदार थे, मेरे डैडी एक सरकारी नौकर थे, और हमने सरकारी निवाला खा के हम पले बड़े हैं। हम 5 भाई थे, मुझे छोड़कर सारों ने लॉ किया है, सारे एडवोकेट हैं, 4 भाई और। तो मुझे ऐसा किसी कानून में आज तक कहीं नजर नहीं आया कि किस आदमी को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। संविधान में ऐसा कुछ है। ये लोगों के अपने दिमाग खराब के और अनाप शनाप बातें हैं, जिसके जो मुंह में आता है बोलता है। राजनीतिक फायदा भी इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? क्या मतलब मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिखों की बढ़ रही है, घट रही है? ये सब फालतू का बहस है। और अभी यहाँ एक चीज कही, क्या जो जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पर गौर करना पूजा जी, आप तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। उसको नौकरियों से वंचित रखा जाना चाहिए। वेरी गुड थिंक ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, है ना? उनकी यही स्ट्रेटेजी है। सरकारी नौकरी अभी उन्होंने कितनी दे दी भाई? अरे बेरोजगार लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आप कोई काम नहीं करा रहे हो, जो भी सरकारी विभाग है उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हो। मतलब और कितना रोजगार छीनना चाहोगे? अभी और ये भी तमन्ना है कि लोगों जिन पर 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ेगी, उनके घर खाने के लाले होंगे, तो मतलब उनसे नौकरी भी छीन लोगे। आपने दी कहाँ है तो छीन लोगे आप नौकरी? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रविंद्र जी की बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा यही है कि जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पाई, रोजगार देने में नाकामयाब है, तो उस भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बातें सूझ सकती हैं, या उनके नेता को। वैसे फिर मैं एक बात कह दूं अपनी बात को वापस करके, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का इसमें कोई बहुत ज्यादा विचार शामिल होगा। उस आदमी ने कि शायद उसकी खुद की बात हो सकती है। एक बात मैं ये भी यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। शिशिर जी, आपका क्या भाव है? देखिए, जो ये पूरी मामला है, ये पूरा जनसंख्या नियंत्रण कानून तो निश्चित तौर पे लाना चाहिए। और ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब को इनको ये समझना चाहिए कि जो कोई कानून बनता है, कोई सुविधा दी जाती है, बिना भेदभाव की सरकार देती है। अनाज दिया वो भी सबको दिया, कोई भी सुविधा हो, वजीफा दिया, सारे लाभ आज भी, अगर ज्यादा लाभ की अगर आप बात करेंगे तो मुसलमानों को मिल रहे हैं।
आप देखिए आजादी से आज तक की, यहाँ जहाँ जिन जिलों में इनकी आबादी ज्यादा हो गई वहां पे भी ये अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक होने के लगातार फायदा ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो मुद्दा आया है, इसमें सीधी सीधी बात है कि केंद्र की सरकार, राज्य सरकार नहीं कर सकती, केंद्र की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, ये सब पे समानता के साथ लागू होगा। और सीमित संसाधन हमारे देश के इन सब, आज देखिए ये कहते हैं मौलाना साहब जनसंख्या की कोई बात नहीं है। अरे भैया एक से ज्यादा शादी करोगे, 4 बीबी, 5 बीबी, 6 बीबी, और भाई इस्लाम के अनुसार 4 बीबी रख सकते हैं आप, तो 4 बीबी ने 2 बच्चे, 8 बच्चे सीधे हो गए। और उसके बाद पहली शादी रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो चौथी गिनती कहां से जाएगी? तो बिना रजिस्टर्ड शादी, बिना रजिस्टर्ड बच्चे, तो क्या हालात होंगे? आज जिन सड़कों पे जाइए, लड़कियों के स्कूल पे जाइए, बाजारों पे जाइए, नाजिम साहब, मुसलमान 90% सड़क घेर के बैठ के, मैं पहली बात तो पूजा जी, मैं उस बात के जवाब पे आता हूं। अब देखिए नाजिम साहब काउंटर है आपका, बोलिए। बड़ी विडंबना है हमारे भारतवर्ष की, हमारे मुल्क की कितनी दिक्कत है। बीच में नहीं बोला जाता है, पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी मौलाना, सुन लो मौलाना, पढ़े लिखे आदमी हो, सभ्यता सीखो थोड़ी करना हम भी जानते हैं, ये मौलाना। पहले सभ्यता सीखो, पहले सभ्यता, अरे पहले सभ्यता सीखो, पहले सभ्यता सीखो मौलाना। ये बात की जाए कि जो लोग अपनी बारी में बोला जो करो, लोग गरीब हैं, तुमको आजादी मिली है, उनको उस चीज का लाभ मिल रहा है। बोलना या फिर ये कहा जाइए कि आप अरे तुम मदरसा से पढ़ के आए हो, सुनो हम लोग डिग्रियां तो लेके आए, तो शिक्षित हो। ये जो जानवरों जैसी हालत है कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। देखिए शिशिर जी इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, शिशिर जी इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, अपनी बारी में बोले, शिशिर जी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आप समुदाय की बात कीजिए, आप जाति की बात कीजिए, आप धर्म की बात कीजिए, आप सियासत की बात कीजिए, आप किसी व्यक्ति को लेकर पर्सनल नहीं होंगे। शिशिर जी बोलिए। इनको मौलाना को बोलने नहीं देंगे, इनकी बारी में अपनी बारी में बोले, तमाशा ना बनाए, राशन क्यों दे रहे? अपनी बारी में बोलिए। इसलिए पड़ गई कि हम गलत बोले, कागज कलम रखिए, नोट करिए, अपनी बारी बोलिए। इसलिए 5 किलो राशन देकर उनको गले को बांधना अरे चाहते हैं। 6 बीवी रखोगे, 18 बच्चे पैदा मौलाना करोगे, मुझे से बांध देना चाहते हैं शराब ताकि वो उनका होटल बना रहे, ठीक है। होटल बना रहे। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई तुम? और फिर ठीक है। तुम्हारे अब्बा की ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों विंडो के ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमरदीप जी आपके पास आऊंगी। लगातार आरोप बीजेपी के ऊपर इस बात को लेकर के नाजिम साहब ने भी लगाया, रविंद्र जी भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी रोजगार देना नहीं चाहती है, इस वजह से तरह तरह के बहाने खोज रही है। क्या सिर्फ यही है या कुछ और है? देखिए पूजा जी, जो अभी मौलाना जो बता रहे थे, उनके 4 भाई वकील हैं, उनके पिताजी नायब तहसीलदार। और इस बीच मेरे पैनल से मैं कहूंगी कि हो सके तो कोई फीमेल गायना ऐड कीजिएगा हमारे इस शो के दौरान, कोई महिला डॉक्टर जो हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दे सके। हाँ बोलिए अमरदीप जी, बोलिए। तो पूजा जी, जो अभी मुस्लिम मौलाना कह रहे थे कि इनके पिताजी जो है नायब तहसीलदार थे, इनके भाई वकील है, सब लोग रोजगार कर रहे हैं। अब देखिए, मैं व्यक्तिगत तो इनके ऊपर नहीं कुछ बोलूंगा, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। अगर मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं तो 4-5 भाई ये लोग हैं, भीख तो नहीं मांग रहे होंगे। अगर वो कुछ तो रोजगार कर रहे होंगे। और रोजगार की बात है, सुन लीजिए मौलाना, पहले बात सुनने की कोशिश करिए। 1,22,00,000 रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। आपको इतना भी पता नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, क्या सुनिए, 1,22,00,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है देश में नए स्टार्टअप का। जिस प्रकार से रोजगार मिला है, कैलकुलेशन पहले सीखिए, कैलकुलेशन सीखिए मौलाना साहब, कैलकुलेशन सीखिए। सुन लीजिए, अरे देखिए गवार की तरह बात मत करिए, पहले सुनिए। सरकार की जरूरत नहीं होती लॉ करने के लिए, सरकार का हाथ नहीं होता उसमें। कितने कम पढ़े लिखे हैं आप बताइए। आपको पता है कितना रोजगार का सृजन हुआ है इस देश में, कितना भारत सशक्त हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कितना हुआ है भारत की सेना की बताइए, स्थिति क्या है, मुझे बताइए, आप डेटा दीजिए। आपको बहुत मिर्ची लगेगी। सुन लीजिए, 1,22,00,000 नए स्टार्टअप बने हैं।
जिससे रोजगार मिलता है। और सुन लीजिए दूसरी बात, पहले मौलाना सुनने की आदत डालिए। ये बात बहुत ग्राउंड लेवल की सच है इस देश के अंदर। यहाँ पर जिस एरिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा हुई है वहां पर हिंदुओं का रहना दुर्लभ हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं किसी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, इस बात की सच्चाई है। देखिए इस देश में हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलकर रहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द लेकिन इस तभी बिगड़ता है जहां पर जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है और हिंदू आबादी कम हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी है जो चाहती है किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज को वोट बैंक बना के इस तरीके से बातें करते हैं। अरे भाई आप सुन लीजिए पहले। पूजा जी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है और देश के अंदर सारे मुस्लिम बाहुल्य एरिया में मुस्लिम बढ़ते रहे और हिंदू की आबादी खत्म हो जाए। इनको तो सत्ता में आना है। आप क्या चाहते हैं? मुस्लिम आबादी खत्म हो जाए? देखिए पूजा जी हम तो चाहते हैं समानता होना चाहिए। हम तो चाहते हैं समानता होना चाहिए। जिस प्रकार से चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो एडीपी की बात हो रही है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समानता मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। रविंद्र जी पूजा जी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बोलिए, नाजिम साहब बोलिए। इनके त्रिपाठी जी के कहने के मुताबिक समानता जब होगी अगर हम वोटिंग, अब ये नहीं पता ये वोटिंग की बात कर रहे हैं, जनरेशन की बात कर रहे हैं या अधिकारों की। देखो अधिकारों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुसलमानों को ज्यादा लाभ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो जिस चीज के पात्र हैं उनको वो चीज दिया जा रहा है। रही बात मुसलमानों की, सरकार दे रही है। मुझे एक बात बताइए नाजिम साहब, आप चलिए मैं आप ही से क्वेश्चन कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे रविंद्र जी के पास जाना था लॉजिकली, लेकिन मैं आप ही से सवाल पूछ लेती हूँ। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सुविधा देती है जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है। मैंने इस बात को स्वीकार किया। यहाँ पर बैठे हुए शिशिर जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, रविंद्र जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे और साथ में अमरदीप जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे। और ग्राउंड पर मैंने भी ये रियलिटी चेक करी है नाजिम साहब कि योजनाओं का ज्यादातर लाभ मुस्लिम समुदाय इसलिए उठा रहा है क्योंकि उनकी स्थिति खराब है, कमजोर है, इसलिए वो उठा रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि स्थिति उनकी कमजोर क्यों है सर? स्वास्थ्य सेवाओं की मैं बात कर लूं, मैं शिक्षा की बात कर लूं, महिलाएं 12वीं तक पढ़ नहीं पा रही हैं, स्वास्थ्य की बात कर लूं। आपको पता है एक बच्चा पैदा करने में महिला की स्थिति क्या होती है? बताइए मुझे, उसके शरीर को किन चीजों की जरूरत है एक बच्चे को पैदा करने में। और आज मौजूदा समय के अंदर नाजिम साहब, जब हम पॉल्यूटेड हवा ले रहे, पॉल्यूटेड पानी मिल रहा है और खान पान भी उस लेवल का रह नहीं गया है, तो क्या एक हम महिला के शरीर से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वो 4 बच्चे पैदा कर पाएगी? मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप बताइए, 4 बच्चे महिला पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती सर। मैं अभी आपकी तसल्ली के लिए एक महिला डॉक्टर भी जुड़वा दूंगी जो आपको बताएंगी कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है। हो सकता है सर आप लोग पुरुष हैं, इस बात की जानकारी आपको नहीं होगी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती है सर। और यहां पर इस बिल के अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर कहीं भी अगर इसमें हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता तो मैं हो सकता है कि काउंटर कर रही होती इनको, लेकिन इसमें जिक्र है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक क्षेत्र में उन लोगों को लाभ मिले जिनके 2 बच्चे हैं, उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस दिन ये प्रस्ताव लागू होगा उस दिन से बात हो रही है, अभी की तो बात भी नहीं हो रही है कि खतरा है। आपको पूजा जी बात सोच की हो रही है, बोलिए पूजा जी बात सोच की हो रही है। इन लोगों की सोच क्या है, इनके तासुरात क्या है? मैं आपकी बात से यहाँ सहमत हूँ। महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है। रुकिए शिशिर जी, रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। शिशिर जी जवाब देने दीजिए पहले, शिशिर जी जवाब देने दीजिए। मैं आपकी बात के साथ एक महिला का दर्द, ऑर्डर डाउन कीजिएगा शिशिर जी की विंडो को ऑर्डर डाउन। पूजा मोहन पांडे जी, क्या मैं तो नहीं कह रहा महिलाओं से कि आप 6 बच्चे करिए, मैं तो नहीं कह रहा आप 2 बच्चे करिए, हम तो इस चीज पर बजा ही नहीं रहे। ये तो मोहन भागवत जी कहने के 6 बच्चे पैदा करिए, हम नहीं कह रहे ये चीज। रही बात सरकार कोई भी होती, रूलिंग में कोई भी अगर पार्टी होती, लेकिन आज नाजिम साहब, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मोहन भागवत के बयान पर नहीं कर रहे हैं, हम एडीपी पे कर रहे हैं। और ये वो है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर, अगर मोहन भागवत कह रहे हैं
कि हिंदुओं से अगर वो कह रहे हैं कि 6 बच्चे पैदा करो और हिंदू पैदा कर रहा है, अगर मैं 6 बच्चे पैदा कर रही हूं तो इसका मतलब ये मेरे बच्चों को और मुझे दोनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, हमको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना। बिल्कुल। अगर मैं मोहन भागवत की बात को फॉलो करती हूं तो मेरे साथ तो यही होने वाला है, और मौलाना नाजिम अगर फॉलो करते हैं तो उनके साथ भी यही होने वाला है। तो इसमें परेशानी कहां है? देखिए पूजा जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं तो उनका साथ ही नहीं दे, मतलब मैं उनकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। एक तरह से विश्वास उठता गया है। देखिए सरकार का जहां तक सवाल है, जो सरकार होगी, सारे लोग, भारतवर्ष के लोग टैक्स देते हैं, सरकार के पैसे से सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कोई भी पार्टी जब कोई योजना चलाई जाएगी उसमें किसी को लाभ होगा, किसी की योजना से किसी को लाभ होगा। लाभ तो सरकारी योजनाओं से होगा, किसी का ना तो मेरे घर से हो रहा, ना किसी के खुद जाति घर से। तो सरकारी योजना है, सरकार जो भी रहेगी कुछ ना कुछ तो वो योजनाएं चलाएगी। अगर मुस्लिमों को, देखिए ये जो कटाक्ष है ना कि मुस्लिमों को ज्यादा लाभ दिया जाता है, मैं उसका जवाब दे रहा था। अगर मुस्लिमों को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है तो बहुसंख्यकों के साथ नाइंसाफी क्यों है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उसकी वजह यह है कि उस जो जिस चीज के पात्र हैं, मुसलमान बेचारे गरीब हैं, जो गरीब है उसको उस चीज का लाभ मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी अमीर को मिल रहा है उस चीज का लाभ। चाहिए ना सर, आप इसको पूरा पढ़िए। तो 6 बच्चों के साथ में तो पूजा जी कभी था ही नहीं। पूजा जी मैंने तो कभी 6 बच्चों का समर्थन ही नहीं किया। बोले अमरदीप जी, बोले। मैंने तो कहा ही नहीं। पूजा जी मौलाना अभी कह रहे हैं कि मुसलमान गरीब है, तो जिसकी रहनुमाई समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं हाँ में हाँ मिलाने का कार्य, इनको बोलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को पंचर बनाने के लिए छोड़ा। रविंद्र जी चाहते हैं कि उनके 2 बच्चे पैदा हो। ठीक है, मुझे ब्रेक की कमांड मिल गई है। अमरदीप जी, मुझे ब्रेक की कमांड मिल गई है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ में रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, मौलाना नाजिम अशरफी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिशिर चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स को पंचिंग बैग या यूं कहूं कि वोट बैंक बना करके रखना चाहती है? सर, इस प्रस्ताव के अंदर हर जगह पर यह मेंशन है, हम महिलाओं का जो शैक्षणिक ड्रॉप आउट है उसको कम करना चाहते हैं। 12वीं तक कम से कम बच्चियां पढ़ें, 100% पढ़ें, बच्चियों का स्वास्थ्य अच्छा हो। आप ये समझ लीजिए इंडिया इस समय एनीमिया के मामले में दूसरे से तीसरे नंबर पर लगातार ट्रेंड करता है सर, कि यहाँ की महिलाएं कमज़ोर हैं दैहिक तौर पर। क्या महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? और अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के भी व्यक्ति को जिसके 2 बच्चे हैं और हिंदू कम्युनिटी के भी व्यक्ति को जिसके 2 बच्चे हैं, उसे अगर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो परेशानी कहां है सर? इसको मल्टी डायमेंशन कर दिया अपने डिबेट को। लीजिए सुनिए, महिलाओं की स्थितियां अच्छी हो करके संविधान में कांग्रेस ने और सोशलिस्टों ने हिंदू कोड बिल लाया था। जब आरएसएस और भारतीय जनसंघ सड़क पे विरोध कर रही थी, हिंदू कोड बिल लाने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अभद्र व्यवहार किया था। ये महिलाओं की अच्छी स्थिति बनाने के लिए हम लोग इस कोड बिल को ले आए थे। अब ये कहते हैं कि नौकरियां दे दिया, अब बता रही कि स्वास्थ्य शिक्षा खराब हो गया। तो जब नौकरियां दे दिया, स्वास्थ्य शिक्षा दे दिया, 200 कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत में खुल गई हैं। कितना बढ़िया स्वास्थ्य, कितना बढ़िया शिक्षा का मॉड्यूल पैदा कर दिया, कितना बढ़िया रोजगार दे दिया। ये आर्थिक स्थिति हो गई, एक शब्द से क्लियर हो जाएगा। जब ये सरकार नहीं आई थी तो हम सब के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने भारत के 140 करोड़ नागरिक हैं, 50,000 रुपया उधार था, अब 4.5 लाख रुपया उधार है। इतना बढ़िया मोदी जी ने काम किया हुआ। अब जरा बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो जाती है वह हिंदुओं का रहना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि हम मुस्लिमों के बीच के, मुस्लिम आबादी के बीच में रहते थे और हर ईद पे वहां से हमारे पास में खाना आया करता था, वही खा के रहते थे। कुछ भी बोलेंगे ये। अब आते हैं जिसकी एडीपी की बात कर रही है, जब उनके अधिकार क्षेत्र की बाहर है तो उनको नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं तो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब आते हैं कितने बच्चे और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये हमारा संविधान में बैठ के संसद में डिसाइड हो जाएगा कि 2 बच्चे रहेंगे तो क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये तो हो जाएगा। और दूसरी बात, बच्चों के आधार पे आप किसी को सुविधा विहीन नहीं कर सकते, यही भारत का मूल संविधान है। तो इसको लोकसभा में डिस्कशन होने दीजिए, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये पक्का जारी रखिएगा कि बच्चों के आधार पे, बच्चा विहीन
या 10 बच्चे, इस आधार पे हम ठीक किसी है। को सुविधा विहीन नहीं कर सकते ठीक हैं। है रविंद्र जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। अमरदीप जी, इसके बाद आपका काउंटर रहेगा। आ रही हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर नीता मिश्रा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर नीता मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। डॉक्टर नीता, प्राइम न्यूज के दर्शक जो इस समय इस डिबेट को सुन रहे हैं, चूंकि हम एडीपी और महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बच्चों के जन्म पर बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, तो मुझे ये आपसे जानकारी चाहिए थी कि एक महिला जब बच्चे को जन्म दे रही होती है या बच्चे को जन्म देती है तो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति एक बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होती है? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा इस बात कही गई है कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का भी दूसरा जन्म मिलता है। ये कहावत है, क्योंकि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पूरी हेल्थ, हर तरीके से उसके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। और अगर वो बार बार बच्चे को जन्म देती है तो वो कमजोर हो जाती है। जो घर की धुरी है, अगर वही कमजोर होगी तो परिवार कैसा होगा और देश कैसा होगा। बिल्कुल। तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जरूर कहूंगी कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है हमारी औरतों के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए और आगे आने वाले बच्चों के लिए। जी नीता जी, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। मौजूदा स्थिति के अंदर, देश के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, हम पॉल्यूटेड हवा में, पॉल्यूटेड पानी और पता नहीं किस किस तरह का खाना मिक्स में खा रहे हैं, उसके बाद क्या महिलाओं की स्थिति इस तरीके से है कि वो 4 से 5 बच्चे पैदा कर पाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम लोग इसको देखते हैं दिन रात, इन लेडीज के हम एनीमिया से जूझते हैं जी। और एक बहुत छोटी बात आपको बताऊं कि वो हर वक्त कितनी दर्दों के साथ जीती है। हमारी ओपीडी में लाइन लगी होती है कि एनीमिक पेशेंट है, बॉडी एक है, स्ट्रेंथ नहीं है और अपने आप को घसीट से किसी तरह से घर का काम करती है। तो ये बहुत दुखी होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है, ऐसी मजबूरियां होती हैं। तो डेफिनेटली हमें कदम बढ़ाना चाहिए इस चीज के लिए कि उनकी रक्षा हो सके और इस लायक बिल्कुल नहीं होती कि वो 4-5 बच्चे पैदा करें। बहुत शुक्रिया नीता मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और स्थिति स्पष्ट की है। रविंद्र जी, आप काउंटर के लिए फिंगर रेज कर रहे थे, सर बोले। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अब तो गायनेकोलॉजिस्ट चली गई जी, कि जनसंख्या नियंत्रण मतलब बच्चे ना पैदा हो करके क्या उपाय अपनाना चाहिए कपल्स को, ये उनको बताना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। रविंद्र जी, प्रिकॉशंस मार्केट में मौजूद है और महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और तमाम जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं उनको मैं इसके लिए जागरूक भी करूंगी कि आप प्लीज उसको यूज कीजिए और अपने जो फैमिली है उसको प्लान तरीके से आगे बढ़ाइए। रविंद्र जी, यहाँ पर विषय फिलहाल फैमिली प्लानिंग का नहीं चल रहा है, यहाँ पर विषय ये है कि ठीक है, मैंने वो जानकारी दे दी सर, आपको संकोच हो रहा था बताने में, मैंने वो जानकारी दे दी। मार्केट में प्रोडक्शंस मौजूद हैं सर। अमरदीप जी बोलिए। देखिए पूजा जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी के बातों को कोट किए कि मुस्लिम समाज के बीच में रहते थे, वहां से खाना आता था। तो इसका मतलब ये सही, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के बारे में मुस्लिम विरोधी हैं और न जाने क्या क्या अफवाह फैलाते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रविंद्र जी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लोग सिर्फ गुमराह करने का कार्य करते हैं मुस्लिम समाज को। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी के 2 बच्चे होंगे, रविंद्र जी के 2 बच्चे होंगे और मौलाना के 8 बच्चे होंगे, ताकि ये पंचर बनाए, सड़क पर चोरी करे, क्राइम करे और आगे ना बढ़ पाए और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए, वोट बैंक समझकर उनको इस्तेमाल करके सरकार बनाने की दिशा में कार्य सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर अमर त्रिपाठी के 2 बच्चे हों तो मौलाना के भी 2 बच्चे हों, अगर अमर त्रिपाठी के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके तो मौलाना के बच्चों को भी अच्छा शिक्षा, रोजगार, नौकरी मिल सके। मुसलमानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही। ये बता दे, सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनाने के अलावा मुस्लिम समाज के लिए क्या किया इन्होंने, मुस्लिम बच्चों के लिए क्या किया इन्होंने, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी श्रृंखला है, मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं हम लोग।
ये समाजवादी काउंटर पार्टी रहेगा के आपका। लोगों की एक ही नाजिम साहब, मंशा आपका है काउंटर कि रहेगा। किसी भी तरीके से इनको नाजिम साहब बोले, मजदूर नाजिम बनाए। साहब बोले। जी पूजा जी, पहले तो मैं इनकी बात पे आना चाह रहा हूँ। इन्होंने सबके पास 2-2 बच्चे बताए। देखिए इनकी सोच देखिए, इनकी विचारधारा देखिए कितनी जहरीली है। पहले यानी मुझे ये 3 हिंदू बताइए, यहाँ पर बैठे हैं। नीता मिश्रा जी की बात को आपने सुना? इत्तेफाक रखते हैं उस बात से? नहीं, मैंने बखूबी सुना उनकी बात को, और सुनने के बाद ये हमने तो कभी ज्यादा बच्चों का सपोर्ट किया ही नहीं, हम तो उसके पक्ष में ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ, इनका दिमागी जहर देखिए। 3 पैनलिस्ट और हिंदू बैठे हैं, उनके पास 2-2 बच्चे बताए इन्होंने। मैं अकेला मुसलमान बैठा हूँ, मेरे पास बताए इन्होंने 8 बच्चे, और मेरे बच्चों को बताया चोरी करना, मेरे बच्चों को बताया पंक्चर करना। मेरे बच्चे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, और मेरे बच्चे इनके बच्चों से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मेरे बच्चे ना पंक्चर बनाते, ना मेरे बच्चे चोरी करेंगे, ना मेरे 8 है। मेरा एक बेटा तो एक्सपायर भी हो चुका 22 साल का रोड एक्सीडेंट में। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची इस बात की, इनको कहिए इस तरह की बात को अपनी वापस लें। मेरा एक बेटा 22 साल का एक्सपायर हो गया रोड एक्सीडेंट में। कमी बच्चे थे मेरे पास, उसमें एक भी चला गया, तो इनको कहिए बात वापस करें। हमें बहुत दुख है। दूसरी चीज, वो जो इनके विधायक हैं, वो कौन से विधायक है, वो क्या चाह रहे हैं इनसे कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी घटी है? तो ये उनकी विचारधारा पर जाए, उनको समझाएं, उनसे बैठ के बात करें, ना कि पैनलिस्ट बनकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठने से काम नहीं चलेगा। बल्कि शिशिर जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आपका ऑडियो म्यूट है। बोले नाजिम साहब बोले। जी नहीं, मेरा ऑडियो सही है। हाँ, आपका ठीक है सर, आपका ठीक है। हम ये कह रहे हैं आज बच्चे हो गए, तो ये क्या सच्चाई नहीं है? सड़क घेर कर अवैध मदरसे बनाए, वहाँ इनको ज्यादा जगह चाहिए। इन्होंने अवैध मजारे बनाई, जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए सड़क घेर के वहाँ पर बिजली चोरी करेंगे, वहाँ पर पानी चोरी करेंगे, वहाँ वाटर टैंक चोरी करेंगे, और मस्जिदों को जो मुआवजा का केस है वहाँ तलवार और बम गोली चलाएंगे। ये इनके कर्म है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मारे जा रहे हैं। इजराइल ने देखिए 20 दिन इन्हें इजरायलियों को किडनैप किया और 50,000 मुसलमानों को मरवा दिया। अगर शिक्षित होते तो इनके इतना दिमाग होता। जो सरकार नीति ला रही है वो सबके लिए, वो शिक्षित के बच्चे के लिए भी और मौलाना के बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन ये चिल्लाते रहे, इनके पास चिल्लाने के। ठीक है, मुझे मेरा एक सवाल है मौलाना साहब। पहले तो मैं जहां तक समझ पाई अमरदीप जी की बात को, मौलाना साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। जहां तक मैं अमरदीप जी की बात को समझ पाई, उन्होंने जिक्र मौलाना से मुसलमानों का किया था कि मुस्लिमों के बच्चे और हिंदुओं के बच्चे जब बराबर हों, यानी कि दोनों को सुविधाएं एक तरीके से मिलें, यहां पर वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आप पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अमरदीप जी। आपने शायद व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया, जो मैं समझ पाई। नाजिम साहब, दूसरा विषय, मुझे लगता है कि आपको काउंटर इस बात पर करना चाहिए। अमरदीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा, उस सवाल में यह है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार कह सकते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो अभी भी शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो महिलाओं के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, वो अभी भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कह रहे हैं कि लोकसभा में डिस्कस होने दीजिए मैडम, आप यहाँ पर बैठ करके बात मत कीजिए। बच्चियों की स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही। अभी कल हम डिबेट कर रहे थे जहां पर हमने बच्ची की मानसिक स्थिति की बात करी, नाजिम साहब, वहां पर आपने बहुत अच्छी बात करी थी। आज हम बच्चियों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज जो मेरी बेटी है वो कल किसी की बहू होगी, मैं अपनी बच्ची के स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ। हम और आप यहाँ पर बैठ करके अपनी अपनी बच्चियों की बात कर रहे हैं सर। नाजिम साहब बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हूँ। मैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर बैठा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ आपकी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को ठगा है, उन्हें अपना वोट बैंक की जगह इस्तेमाल किया। तो मेरा इनसे ये सवाल है, आज तक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक क्यों नहीं बना पाई? अमरदीप जी, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, इसका काउंटर कीजिएगा अमरदीप जी। देखिए मौलाना साहब शायद आप भूल रहे हैं, अभी जब जिक्र हो रहा था जो सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र की योजनाएं हो चाहे स्टेट की योजनाएं हो, आप लोगों को बेहतर, जो गरीब मुसलमान थे उनको मकान देने का कार्य किया, जो महिलाएं थी उनको शौचालय देने का कार्य किया, जिनके घर में राशन नहीं था उनको राशन देने का कार्य किया, और रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। और हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को बराबर ही दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर अखिलेश यादव जी के 2 बच्चे होंगे,
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, एक या दो होंगे, तो किसी मौलवी मौलाना या मुसलमान के बच्चे आग पैदा करके उसको समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक का रूप में इस्तेमाल कर रही है। मुसलमान के बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं, उनके महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार क्यों नहीं? नाजिम साहब चर्चा होनी चाहिए। बोलिए नाजिम साहब, बोलिए उसके बाद रविंद्र जी। त्रिपाठी जी की बात मैंने मान ली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतना मुसलमानों की योजनाओं का लाभ दिया सरकारी, उसके बावजूद भी कहाँ कमी रह गई जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं बन पा रहा। ये सोचने का विषय है। ठीक है रविंद्र जी का विषय है। रविंद्र जी काउंटर आपका, बोलिए। आपने मैडम 3 बात गलत बोला जो मैंने कभी भी नहीं बोला। आपने कहा कि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने फिगर के साथ बोला है। आप अपना रिव्यू करके देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से एक एंकर को आक्रमण नहीं करना चाहिए, खासकर जब मैं बोल चुका हूं उस पर। तो आप रही है बात कि आपको समाजवादी से परेशानी है, समाजवादी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो करती है और करते रहेंगे। हर उस मजलूमों को, हर उस पीड़ितों की हम तुष्टीकरण करेंगे। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित आए हैं, जितने भी बीएसपी से पीड़ित आए, सब हमारे वहां आए हैं। ताकि पीडीए बना रहे सर, दिवाली के दिया से भी तो ताकि पीडीए बना रहे रविंद्र जी, ताकि पीडीए बना रहे, ताकि पीडीए बना रहे, पीडीए बना रहे, इसलिए आप पक्ष लेंगे। इस देश में पीडीए आज से नहीं है, इस देश में पीडीए तब से है जब से सामंतवादी व्यवस्था। कब तक रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए? उनके बच्चों की तरक्की की बात हो रही है रविंद्र जी, कब तक रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए रविंद्र जी? बच्चों की तरक्की की बात हो रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो रही है, कब तक रहना चाहिए पीडीए? झूठ बोलिए, एक एंकर रहते हुए आप झूठ बोली हुए हैं मेरे। नाजिम साहब बोले, काउंटर आपका, बोलिए। अभी आप मेरा आवाज डाउन कर दीजिएगा। नहीं डाउन करूंगी सर, नहीं डाउन करूंगी सर। मैं बार डाउन किया आपने। प्रवक्ता चाहे बीजेपी का हो सर, चाहे समाजवादी पार्टी का, इसके विषय पे झूठ क्यों बोला? रविंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, त्रिपाठी जी तो नहीं बोला, मैं बता रहा हूं। नहीं करूंगी सर आपका ऑडियो डाउन, आप बोलते रहो, आप बोलते रहो सर, मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने क्या बोला है, मुझे पता है मैं डिबेट किस लाइन पे कर रही हूँ। नाजिम साहब बोले, नाजिम साहब बोले, काउंटर है आपका। मेरे भाई बैठे त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं उनको एक बात बता रहा हूँ, त्रिपाठी जी आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, जो विधायक सांसद हैं, इतनी योजनाओं का लाभ देने के बाद सरकार के भी मुसलमान वोट बैंक इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तरफ वोट बैंक करना पड़ेगा। ये जो जहरीले बयान देते हैं ना कहीं मुसलमान जुड़ना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस तरह के जहरीले बयान, जैसा कि अब इनका विधायक जी का सामने आया है, इस तरह के जहरीले बयान उनको दूर कर देते हैं। इनको समझाइए, ना के मुसलमानों। अमरदीप जी बोले, अमरदीप जी बोले। मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब आपको, आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो विधायक जी ने बयान दिया, सुझाव दिया है, जो उन्होंने पत्र लिखकर सुझाव दिया है, उसको अगर अमल करेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो देखिए कहीं से आपको गलत नजर नहीं आएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश और प्रदेश के मुसलमानों का विकास हो, उत्थान हो, उद्धार हो। शिशिर चतुर्वेदी जी बोले, शिशिर जी बोले। जी बिल्कुल, आ रही हूं, बहुत देर से उनका नहीं हुआ, बोले, बोले शिशिर जी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो जनसंख्या नियंत्रण होगा तो हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों का समानता के साथ विकास होगा। सरकार की यही सोच है, लेकिन ये जो मदरसा छाप जैसे मौलाना है, ये इस बात को भड़काएंगे मस्जिदों में जाके और वहां उनसे गोली तलवार बम चलवाएंगे। ये नहीं सुधरने वाले हैं, इनका जब तक इलाज नहीं होगा। नाजिम साहब अब आपका काउंटर है, बोले। तुम कर दो ना इलाज, तुम इलाज करोगे, तुम इलाज करोगे शिशिर जी हमारा, तुम करोगे इलाज हमारा। बम गोली हो रहा है इलाज, हो रहा है इलाज, बम गोली तलवार लहराते हो, हथियार हम बनाते हैं। प्रदेश में इलाज हो रहा है, पूरे प्रदेश में इलाज हो रहा है। मौलाना तौकीर का इलाज हुआ था, मौलाना तौकीर रजा का हो गया इलाज ना, आजम खान का इलाज हुआ ना, मुख्तार अंसारी का इलाज हुआ ना, अतीक अहमद का इलाज हुआ ना, इलाज होगा। अगर शांति से जियोगे तो जीने का हक है, और ना शांति करोगे तो सही जगह पहुंचाने का भी हक है। इनकाउंटर इसीलिए चल रही है, अपराध करोगे, गलत करोगे, शांति भंग करोगे तो पूरी सजा मिलेगी। बाबा की सरकार है, पूरा न्याय होगा। लंगड़ी टांग के बाद पूरी टांग भी जाएगी, ये भी ध्यान रखना।
शांति से जियो, जीने दो। अगर यहाँ पर फिलिस्तीन बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ इजराइल बनाने की कोशिश करोगे, तो बाबा न्यायकारी व्यवस्था लागू। देखिए इजराइल वगैरह कहाँ से आया शिशिर जी, मुझे नहीं समझ में आता। आप यहाँ पर, हम यहाँ पर एडीपी की बात कर रहे हैं, आप इजराइल कहाँ से ले आए? कानून के सम्मत अगर फसाद की सोचोगे भी ना, तो बाबा का बुलडोजर तैयार है, पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, आवाज बन रहा है, सही आवाज बन रहेगी, धैर्य रखिए। अमरदीप जी आपके पास आऊंगी, अमरदीप जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि बीजेपी बहुत ही नेक सोच के साथ में एडीपी को लेकर के आई है। चलिए एक बार को ये भी मान लिया कि आपका तुष्टीकरण का एजेंडा नहीं है, लेकिन आप मुस्लिमों को ये बात कैसे समझाएंगे? क्योंकि हो या ना हो, आप माने या ना माने, जब इस प्रस्ताव के अंदर हिंदू और मुसलमान दो बातों का जिक्र है, तो उसमें एक वर्ग जो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, मुस्लिम वर्ग, वो कॉन्शियस मोड में आता है, उसको आप कैसे कन्वे करेंगे? देखिए पूजा जी, वैसे ही कन्वे करेंगे जैसे ट्रिपल तलाक में किया, वक्फ बोर्ड के कानून में किया, वैसे ही एडीपी में भी हम लोग मुस्लिम समाज को समझाएंगे और बताएंगे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है वो सबके लिए कर रही है, जाति और धर्म मजहब के नाम पर नहीं कर रही है। और एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के सोच में कोई खोट होती, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट में, तो निश्चित रूप से जो हिंदुओं को केंद्रीय योजनाओं का, स्टेट के योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो मुस्लिम समाज को बिल्कुल नहीं मिलता, किसी सूरत पे नहीं मिलता। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का मैं याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी ने इस बात को ठाना था उत्तर प्रदेश में कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनवाएंगे, लेकिन जब नमाज का टाइम होगा फ्राइडे के दिन, उस दिन जो है मंदिर के घंटे बंद करवाएंगे, तो उन्होंने, उनकी सरकार थी, वो भी करके दिखाया, मंदिर के घंटे को बंद करवाया, वहां से माइक को उतरवाने का कार्य किया मंदिरों से। और दूसरी बात, कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनवाई, मंदिर के लिए कोई कार्य नहीं किया। धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए दंगे करवाए, 790 दंगे भी उत्तर प्रदेश में 5 साल में हुए। तो जो इन्होंने चाहा वो, रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चल रही है। रविंद्र जी मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? इतना बड़ा काम तो बताते हैं ना, औरंगजेब नहीं किए। 3000 से ज्यादा मंदिर गिरवाए है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलके। फिर कहते हैं कि अभी कुछ दंगों के नाम लिया, इसीलिए मुसलमानों को नहीं जोड़ पाते हैं। भिवंडी का दंगा, बुरहानपुर का दंगा, गुजरात का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मोहन मुंडेरा का दंगा, बिसाड़ा का दंगा, कासगंज का दंगा, सियाना का दंगा, यही कराए हैं और सब में कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया गुजरात छोड़ के। ठीक है, तो ये दंगाई हैं और दंगा करके मुसलमानों को भड़काने का प्रयास। शिशिर चतुर्वेदी जी कंक्लूड भी कीजिएगा, साथ में काउंटर भी है। देखिए विकास की आप बात कर रही थी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी से कोई अगर विकास करके सांसद भी बन जाएगा तो बिजली चोरी करेगा और चोरी कराएगा पूरे मोहल्ले को। तो इनकी जो कानून सम्मत तरीका है, ये किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, अभी ये दिवाली पे इनका ताजा स्टेटमेंट है, कह रहे दिए मत जलाओ, दिए मत जलाओ, रोजा अवतार कराओ, सैफई में डांस कराओ, नंगा नाच कराओ, सरकारी पैसे से कराओ। अगर आप बताइए सैफई का नाच बंद क्यों हो गया? अगर वो सरकारी पैसे से नहीं होता था, जहां पर आज कन्या पूजन हो रहा है वहां पर ये सड़क घेर के रोजा अवतार कराते थे सरकारी पैसे से। तो हिंदुओं को ये सलाह ना दे समाजवादी कि दिए ना जलाओ। हम दिए जलाते थे, जलाते हैं, और इनके पुरखे में जाएंगे, हम दिए जलते रहेंगे। ये खाली पीला गमछा डालकर पीले कपड़े पहनकर हमारे हिंदू भाइयों को ठगने का काम। अरे मजबूर हिंदू हो तुम। नाजिम साहब कंक्लूड कर दीजिए प्लीज, कंक्लूड करेंगे सर। नहीं जला सकते। अभी देखो तुमसे नमाज नाजिम साहब, शिशिर जी की ऑडियो डाउन कीजिए, शिशिर जी की ऑडियो डाउन कीजिए, नाजिम जी कंक्लूड करेंगे। ये ढोंगी लोग जब तक बैठेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान को नहीं आने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। देखिए नाम मेरा जो है वो है पूजा मोहन पांडे। आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ और इस देश की नागरिक हूँ। ये मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ वो टिपिकल ब्राह्मण परिवार है
और वहां पर जिन भगवान की पूजा होती है, ये जान करके आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जिन शिव जी की पूजा होती है वो शिव जी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मुस्लिम ताऊजी रहा करते थे, उनके दिए हुए। और बाकायदे हमारे घर में ईद में सिवैयाँ आती थी और होली में यहाँ से गुजिया वहाँ जाती थी और समय समय पर भोजन हुआ करता था। ये हमारा देश है, ये इस देश की खूबसूरती है जो मैंने बचपन से महसूस करी है। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा इस पूरी डिबेट के अंदर हिंदू मुस्लिम, मौलाना, पुजारी, हिंदू महासभा, ये बहुत हो गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि असल में मसला क्या है। मसला मेरी और आपकी बेटियों का है, हमारी बेटियों का है, हमारी बहनों का है कि जब हम जन्म दर की बात करते हैं तो बच्चे आसमान से नहीं आते, हमसे आपसे आते हैं, बच्चियों से आते हैं। वही उनके ऊपर जिम्मेदारी है सृजन की। लेकिन जब वो सृजन कर रही होती हैं तो प्रकृति का आशीर्वाद तो होता है, लेकिन उनका शरीर टूट जाता है। एक बच्चा पैदा करने में एक औरत का शरीर टूट जाता है। और आप सोचिए, 4 बच्चे 5 बच्चे, क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है औरत? नहीं, आदमियों को नहीं पैदा करने होते हैं, महिलाओं को करने होते हैं। शायद यही वजह है कि वो पढ़ नहीं पाती, शायद यही वजह है कि इस देश के अंदर एनीमिया सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में है। शायद यही वजह है कि महिलाएं न जाने कितने ज़्यादा रोगों से अंदर ही अंदर ग्रसित होती हैं और वो डॉक्टर्स तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा। हम जब एडीपी की बात कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम आबादी का ज़रूर जिक्र है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि 2 बच्चे अच्छे, 2 बच्चे तो योजनाओं का लाभ, 2 बच्चे तो शिक्षा, 2 बच्चे तो जीएसटी में लाभ, 2 बच्चे तो घर का लाभ, 2 बच्चे तो सरकारी योजनाओं का लाभ, 2 बच्चे तो सरकारी नौकरी। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जिक्र यहाँ पर हमारी या आपकी बच्चियों का हो रहा है। आखिरी में इस बात को कोट करूंगी और सियासत को एक किनारे रख दीजिए, सियासत को साइड रखते हुए इस बात को भी सोचिए। वह छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।